हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस मॉर्निंग लाइव। और मॉर्निंग लाइव के इस रिकॉर्डेड वर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 मार्च और आज सोमवार का दिन है। जो कल का रिकॉर्डेड लाइव था वो अवेलेबल है दोस्तों यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल पे जिसका नाम है चलते चलते विद पंकज। तो आप देख सकते हैं जाके उसको वहाँ पे और अपने कमेंट्स, अपने राय दे सकते हैं जो कल का वीडियो था उस पर। तो आज बात करते हैं, आज एक नया दिन, नई सुबह, नई उमंग और नया मौसम भी। दोस्तों मैं नया मौसम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ तो आज धूप खिली हुई है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। द ब्रीज इज़ रियली वेरी कोल्ड और इस कोल्ड ब्रीज में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मौसम में बीमारियां पैदा करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह का मौसम होता है तो ख़ास करके ठंडी और गर्मी एक साथ, तो बीमारियां, वायरल फीवर वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। दोस्तों इस मॉर्निंग लाइव में आज हम फिर बात करने वाले हैं हेल्थ की, फिटनेस की, अपडेट्स ऑन द ग्लोबल न्यूज़, लोकल न्यूज़ एंड व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन फॉर द कॉमन पीपल इन द वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच इज़ द हेल्थ अपडेट। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह आप अपना एक रूटीन बनाइए। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह उठ के अपना रूटीन बनाइए और रूटीन बना के ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। अगर आप रूटीन बना के उसको फॉलो नहीं करेंगे देन इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू फॉलो एनी रूटीन यू आर मेकिंग इन एंटायर लाइफ ऑफ यू। ठीक है, सो आप सुबह उठते हैं, वेरी गुड। सुबह उठते ही टेक ए ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर और उसमें ऐड कीजिए हनी फॉर स्ट्रेंथ एंड लेमन टू डिटॉक्स योर बॉडी। तो ये चीज़ें आप कीजिए जब आप सुबह उठते हैं, बिफोर यू टेक एनी बेड टी और कॉफ़ी। तो ये आपको करना चाहिए बिफोर यू टेक एनी बेड टी और कॉफ़ी, और इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा इफ़ यू टेक दैट ऑन द डेली बेसिस। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक दो उन बीमारियों के बारे में, या जो बीमारियां हैं आज दुनिया में अमूमन वो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या इसी तरह से जो और रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे ऑप्सीज या मोटापा। ये लाइफ स्टाइल की बीमारियां इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि ये पूरे लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो। व्हेन यू डोंट हैव द प्रॉपर रूटीन और उसके बाद आप ठीक से खाना पीना नहीं करते हैं, टाइम पे खाना पीना नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। और ख़ास करके जब उम्र बढ़ने लगती है तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, और ये दिक्कतें होने लगती हैं। तो गाइज आई ऑलवेज से स्टॉप ईटिंग 3 whites एंड दीज आर, 1 is white sugar, 2nd is white salt and 3rd is rice। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, चाहे वो चीनी हो, चाहे नमक हो, चाहे चावल हो। तो इनका रिप्लेसमेंट क्या है? तो फर्स्ट थिंग, चीनी का रिप्लेसमेंट आप गुड़ लीजिए। सेकंड थिंग, नमक का रिप्लेसमेंट आप जो काला नमक है या सेंधा नमक जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं, दैट कैन बी द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। और तीसरी चीज़ है चावल। शुगर का भी एक रिप्लेसमेंट आता है, दैट इज़ काला नमक जिसको कहते हैं, वो भी एक चावल की प्रजाति का नाम है। वो काला नमक जो चावल है वो थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल जो चावल जिसमें फ़ैट और ये सारी चीज़ें होती हैं उनसे अलग या डिफरेंट दिखता है भी है, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सो यू गाइज कैन एक्सप्लोर दैट, उसको ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें खाइए। एक आपको जो सबसे बड़ा काम करना है दैट इज़ स्टॉप ईटिंग जंक। जो जंक फूड है उसको खाना बंद कीजिए। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका शरीर आपको बधाइयाँ देगा या खुश हो जाएगा, क्योंकि द जंक डजंट हैव एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू इन इट, और वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता आपके शरीर में, केवल वो ऐड करता है वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट की बात है केवल। जब टेस्ट जब तक रहता है थोड़ा सा, और उसके बाद क्या होता है उसका बॉडी डजंट लाइक दैट। अगर आपको टेस्टी खाना है, इफ़ यू वांट टू ईट टेस्टी, इफ़ यू वांट टू ईट गुड, देन व्हाई डोंट यू ईट जो साउथ इंडियन खाना है वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, चटपटा भी वगैरह भी सारी चीज़ें होती है, फ्राइड भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी आइटम डीप फ्राई, हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे खाना खाया जाता है जो डीप फ्राइड है, तो ये सारे से वो अलग खाना है। तो दीज आर द थिंग्स विच you guys can help yourself with
और इस तरह से आप अपनी फिटनेस को कंट्रोल रख सकते हैं। सो दीज आर द फिटनेस मंत्र एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, दैट इज बीइंग हेल्दी इज बीइंग फिट एंड बीइंग फिट इज बीइंग अलाइव। ये एक मामूली मंत्र नहीं है, मेक इट ए मंत्र ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अगर आप फिटनेस को समझेंगे तो बहुत लंबा जिएंगे। और ये देखिए, ये छोटे छोटे से जो डॉगीज़ हैं ये फिर यहाँ पे मुझे दिख गए हैं एंड कुछ लोग इनके साथ खेल रहे हैं और ये मेरे जानने वाले लोग भी हैं, दे नो मी। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं इनके साथ। और ये मेरा डॉग तो आ ही गया है साथ में एंड दे प्ले विद हिम। अभी देखो क्या करते हैं ये। और दोस्तों ये आज फिर मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे आप सुन सकते हैं द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। अलग अलग चिड़िया की जो आवाज़ है वो आ रही है एंड देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स दे लिव हियर। और ख़ास करके जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे मोर बहुत रहते हैं और एक मोर तो छुपा हुआ है, इफ़ यू गाइस कैन सी इट, और वो विजिबल हो जाए थोड़ा सा तो ज़रूर अच्छा लगेगा। ये देखिए, और ये अभी आवाज़ जो आई थी वो मोर की ही आई थी, वो कहीं जंगल के बीच से, ये मोर की मैं बात कर रहा था। और जंगल में मोर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, भी नहीं है लेकिन रहते काफ़ी हैं यहाँ पे, ये देखिए सी। और ये थोड़े से फेमिलियर भी हो गए हैं लोगों से। उधर आगे भी है। दोस्तों जब इस तरह की जगहों के बारे में मैं बात करता हूँ और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो लोग रहते हैं, जैसे कि जो AQI है उसका जो महत्व है वो समझते होंगे, शायद बाकी जगहों के लोग उतने ज़्यादा नहीं समझते होंगे। सो आई ऑलवेज़ कम हियर, द रीज़न बीइंग इस तरह की जो जगह है ये डेंस फॉरेस्ट है एंड व्हेन यू कम प्लेसेस लाइक दीज, जब इस तरह की जगहों पे आप आते हैं तो आपके जो लंग्स हैं दे बिकम हैप्पी। अगर आपको इस तरह का मौका मिले, कहीं आपके आसपास इस तरह की जगहें हों तो गो देयर, स्पेंड सम टाइम आउट देयर। और टाइम स्पेंड करने के साथ साथ कुछ समय वहाँ पे जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, जो प्रकृति है वहाँ की, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जो कुछ भी है उसको निहारिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड यू विल लाइक दैट फॉर श्योर। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं NCR, दिल्ली और गाज़ियाबाद वगैरह के लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सफ़र करते हैं वो, क्योंकि वहाँ की जो AQI है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और हर समय ही रहती है। वो केवल दीपावली और उसके समय ही नहीं होती, उस समय से तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बाकी ख़राब तो वो हर समय ही रहती है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो ये एक बात है जो वो लोग कर सकते हैं, वो चाह सकते हैं अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, भले वो रोज़ नहीं जा सकते, वीकेंड में जा सकते हैं, देन दे कैन गो देयर इन द वीकेंड में जाइए आप। ठीक है, इस तरह के जो जंगल हैं, इस तरह की जो जगह हैं, उनका लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, तो तो इस तरह के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं दोस्तों वो सभी को अच्छे लगते हैं और अच्छे लगने भी चाहिए। सो अब चलते हैं, हमने बात करी हेल्थ और फिटनेस के बारे में, अब हम बात करते हैं और चीज़ों के विषय में भी। दोस्तों हमने बात करी हेल्थ और फिटनेस के बारे में, अब हम बात करते हैं और चीज़ों के विषय में। अब जो आज विश्व में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, लोकल न्यूज़ और ग्लोबल न्यूज़, जिसको हम ये जो सेक्शन होता है हमारा उसमें हम बात करते हैं, उसमें आज हम बात करेंगे अबाउट every one of you might have known by the time now
जो अटैक चल रहा है अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा ईरान पे। इजराइल एंड अमेरिका हैव अटैक्ड ईरान, और जो एक खबर वहाँ से आई थी कल, जो कि अपुष्ट थी या इट वाज नॉट कंफर्म्ड टिल द टाइम, कि वो आयतुल्लाह खमनेई हैं, जो खमनेई रिजीम है, जो वहाँ के जो हेड थे, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खमनेई, ही वाज शॉट डेड और ही वाज किल्ड इन ए अटैक। तो वो अटैक बहुत ही बड़ा भीषण अटैक हुआ था, जहाँ पे बंकर ब्लास्टर बम उन्होंने फेंके थे। 30 और 40 बंकर ब्लास्टर बम थे, वो गए और उन्होंने आयतुल्लाह खमनेई जिस कंपाउंड में थे या जहाँ भी थी, वो उनकी लोकेशन रिवील हो गई थी और उस लोकेशन में बम फटे और वो मर गए। वो केवल वही नहीं ख़त्म हुए, उनके जो रिश्तेदार हैं दे वर ऑल्सो किल्ड। उनमें शायद उनके बहू बेटा बाकी के रिश्तेदार हैं वो भी ख़त्म हुए। देखिए, जब कोई इंसान ख़त्म होता है एक तो ठीक है, लेकिन जब उनके परिवार पूरे के पूरे परिवार ही ख़त्म हो रहे हैं तो इट इज़ समथिंग यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। ठीक है, तो ये अब समझने की बातें हैं। ये जो मेन लड़ाई का मुद्दा क्या था, आपको अगर मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, ऑल्दो आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, लेकिन थोड़ा सा इसका जिस्ट बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट की, या अमेरिका और इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की। अभी रिसेंट पास्ट में भी, पिछली बार भी कुछ दिन पहले अटैक हुआ था, जहाँ पे इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल्स दागी थी, इजराइल ने और ईरान के ऊपर दागी थी, ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी थी, और उसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़े बॉम्ब डाल के उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको फिनिश कर दिया था। जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थे वहाँ पे उनको ब्लास्ट किया था। अब है ये दिक्कत कि जो इजराइल है उसकी पोजीशन बहुत ही पिक्यूलियर है, पूरे जो गल्फ़ है कंट्रीज़ है या वेस्ट एशिया है उसमें ये दिक्कत ये है कि सारे हर जगह से मुस्लिम देश हैं, और ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे इराक हो, चाहे ऑल भी कंट्रीज़ हैं, जो सीरिया है या इराक है, मुस्लिम देश हैं चारों तरफ से घिरे हुए। किसको घेरे हुए हैं वो घेरे हुए हैं इजराइल को। इजराइल, इन सारे लोगों को, ये इजराइल को कहते हैं कि इन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है, और इजराइल को वो एक देश की तरह नहीं देखते हैं या वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इजराइल की कंडीशन बहुत ही पिक्यूलियर हो जाती है। वो अपनी सिक्योरिटी की दृष्टि से किसी भी देश को वहाँ पे चाहता नहीं कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन होल्ड करे। ठीक है, कोई भी देश वो नहीं चाहता न्यूक्लियर वेपन होल्ड करे, बी इट ईरान, बी इट इराक, बी इट एनी अदर गल्फ स्टेट। उसका रीज़न वही है, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान या इराक या कोई भी गल्फ स्टेट न्यूक्लियर स्टेटस हासिल करे और फिर उसका ब्लेम उसका यूज़ करे उस न्यूक्लियर थ्रेट का किसी भी चीज़ या किसी भी बात को मनवाने का इंटरनेशनली। क्योंकि अगर न्यूक्लियर थ्रेट हो गई, जैसे पाकिस्तान करता रहता था कि न्यूक्लियर थ्रेट होगी तो कोई भी देश दुनिया मानेगी, कोई नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर लड़ाई हो। तो एक बार जब इराक ने ऐसा कोशिश किया था, सद्दाम हुसैन जब वहाँ का लीडर था, तो उन्होंने कोशिश किया था न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, फ्रांस ने वहाँ पे सेटअप किए थे चीज़ें, उनसे बॉम्ब बनाने का वो तैयारी कर रहे थे उस प्रोग्राम। क्योंकि वो शुरुआत जो होता है वो सिविल न्यूक्लियर से नहीं, वो न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनता है वो डायरेक्टली बॉम्ब बनाने के लिए प्लांट नहीं लगते हैं, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है सिविलियन यूज़ के लिए, जैसे लाइट वगैरह के नाम पे वो चालू होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बन जाता है बॉम्ब बनाने के लिए। तो वही चीज़ें रोकने के लिए इराक का पूरा इस फैसिलिटी इन्होंने बंद या बर्बाद कर दिया था। किसने किया था? इजराइल ने। बहुत सालों पहले की बात है ये। इसी तरह वो नहीं चाहता था कोई भी देश अगर इस तरह से ताकतवर होगा तो उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी इजराइल की, उसी को खतरा हो जाएगा। इजराइल बहुत ही छोटा देश है, यहूदी बहुत कम बचे हैं दुनिया भर में, तो जिनकी घर जो है वो इजराइल है। तो यहूदियों का जो घर है वो इजराइल है, और इजराइल अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। इसी तरह से वो हर तरह की चीज़ें चाको चौबंद सुरक्षा रहता है। उसके यहाँ के लोग मिलिट्री में जाते हैं, उसने पूरे बंकर्स वगैरह बना रखे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी नागरिक मारा जाए। तो उनके पास जो जब अटैक हुआ था, जो उनका आयरन डोम, आयरन फिस्ट, जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। उनकी जो एजेंसी है मोसाद। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो खमनेई मारे गए, तो उसकी लोकेशन कैसे पता चली?
मोसाद जो है वो मोसाद जो है एक स्पाई एजेंसी है, जैसे इंडिया की है रॉ, पाकिस्तान ISI, इसी तरह मोसाद वहाँ की है, अमेरिका की CIA है। तो मोसाद के बारे में फेमस है, वो अपने कोई भी टास्क पूरे किए बिना छोड़ता नहीं है, चाहे उसके लिए सालों या बरसों बीत जाए। उसके फुटबॉल प्लेयर्स से एक बार उनको किसी ने मारा था, जिन लोगों ने भी मारा था फुटबॉल प्लेयर्स, उनकी पूरी टीम को मार दिया था। तो उन्होंने 20-25 साल में जितने भी गुनहगार थे उनको मारा, ख़त्म किया, और उसके बाद वो शांत बैठे। उनके जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ईरान के अंदर इस तरह से थे। लास्ट टाइम तो उन्होंने बहुत सारे ब्लास्ट कर दिए थे वहाँ पे, रेडियो वॉकी टॉकी या पता नहीं किस चीज़ के, ठीक है। तो ईरान के अंदर उनको लोकेशन कैसे पता चल गई, ये तो वही जानते होंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, और किस लेवल तक के कॉन्टैक्ट्स थे कि वहाँ पे आयतुल्लाह खमनेई की लोकेशन पता चल गई। लोकेशन पता चली, उन्होंने मार दिया, और वहाँ के लोग भी इस रिजीम के ख़िलाफ़ थे। अमेरिका और इजराइल तो चाहते ही थे कि खमनेई बात करें, वो इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं कर रहे थे, और यही इनकी चिंता का कारण था। बार बार बातचीत हो रही थी, और उसी वजह से अमेरिका ने ईरान पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए थे। ईरान तेल नहीं बेच सकता था, ऑल्दो इट्स ए ऑयल रिच कंट्री, ऑयल रिच इकोनॉमी, वो अपने तेल नहीं बेच सकता था, अपना बाकी का काम नहीं कर सकता था। अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, और बाकी के देशों के साथ वो व्यापार भी नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो था वो चल रहा था ईरान में, और वो कहते हैं कि वो बम बनाने के करीब भी थे। तो हो सकता है कि उन्होंने अब ज़रूरत महसूस करी हो कि अब इसको फाइनल एंड दिया जाए, क्योंकि वहाँ का जो लीडर है जब तक वो उनके फेवर का नहीं होएगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी चीज़ उनको फ़ायदा ये मिला कि अभी आयतुल्लाह खमनेई के ख़िलाफ़ वहाँ की जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, उनका एक गुस्सा था। वो बीच बीच में उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट चलता रहता था। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड करके एक उन्होंने स्पेशल फोर्स बनाई हुई थी, जो केवल जो मॉरल पुलिसिंग है वो करती थी। हिजाब नहीं पहना, यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना। तो इस तरह से जो लड़कियाँ थी वो बहुत ही डिप्राइव्ड महसूस कर रही थी। वीमन राइट्स के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। खैर, उन लोगों ने भी खुशियाँ मनाई। बहुत सारा बीच में जब अटैक हुआ था ईरान और अमेरिका और इजराइल का, जब हिजबुल्ला भी था, ये सब थोड़े दिन पहले की बात है, लास्ट ईयर। तो उस के बाद वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इन सारी चीज़ों को एक माहौल बन गया आयतुल्लाह खमनेई के ख़िलाफ़ लोगों को प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट हुए, लोग बहुत मारे गए। गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा, और बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि वो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित प्रोटेस्ट है, या स्पॉन्सर्ड उसको अमेरिका कर रहा था। अब जो कुछ भी उसमें सच्चाई या सत्यता हो वो वही जाने। खैर, अब ये हुआ कि अगर आयतुल्लाह खमनेई मर गए हैं तो एक पूरी लीडरशिप, उनके बहुत सारे नेता मारे गए, उनके रक्षा मंत्री मारे गए। तो बड़ी बड़ी जो लीडरशिप है उनकी वो ख़त्म हो चुकी है ईरान की, और उसमें अब दिक्कत होगी जो नई लीडरशिप होगी वो क्या फ़ैसले लेती है, वो किस तरह से जाते हैं। हालांकि अभी पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि वो बदला लेंगे। अब देखिए ये युद्ध कितने दिन तक चलता है, क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। उसमें जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो मारे जाते हैं। चाहे वो युद्ध चल रहा हो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, चाहे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में। युद्ध की विभीषिका है, उससे जो नेता होते हैं या संचालक होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आम आदमी उस युग में, जो युद्ध के युग में रह रहे होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। तो उनके लिए ही सही, जो गरीब हैं, जो बेचारे इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उन्हीं के लिए सही ये युद्ध बंद होना चाहिए। कम से कम बातचीत के टेबल पे लोगों को आना चाहिए, चाहे वो ईरान वाले हों। अब नहीं बनाओ, नहीं करो, न्यूक्लियर पावर मत बनो। अब देखिए नॉर्थ कोरिया जैसा देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या जिस तरह की भी उनकी पावर है, चाइना ने उनको हेल्प करी है, जैसे भी करी, वो न्यूक्लियर पावर बन गए। और आज देखिए उनकी थ्रेट्स कैसी हैं, वो उसकी बातें ट्रंप तक सुनते हैं, ट्रंप मिलता है उससे या अमेरिकन मिलते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में चलती है। और एक चीज़ और है जो दुनिया में, वो है कि जो पावरफुल होता है या जिसके पास पावर होती है, लोग उसकी बात भी सुनते हैं। ये भी एक सत्य तर्क है। तो चलिए, आई होप कि ये चीज़ें सब सुलझ जाएं। अब युद्ध चल रहा है, आगे इसमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ना हो, जो हो रहा है वो यहीं पे रुके। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। अब चलिए आगे बात करते हैं कल के जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था
इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। आप सभी को जैसे कि पता होगा आजकल चल रहा है T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में। अब श्रीलंका का वर्ल्ड कप तो वहीं पे ख़त्म हो चुका है, उनका खुद का भी ख़त्म हो चुका है और देश का भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई मैचेस होंगे नहीं। अब जो मैचेस होंगे वो सारे इंडिया में होंगे। सेमीफाइनल अब बचे हैं 2। तो कल का मैच से डिसाइड ये होना था कि बाकी की जो 2 सेमीफाइनल की टीमें हैं वो कौन सी होंगी, एक कौन सी होगी। 3 टीमें तो फाइनल हो गई थी, एक न्यूजीलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड फाइनल थी, देन उस दिन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच से ये पता चलना था कि कौन सा देश इसमें जाएगा आगे। सो दिस वाज कंक्लूडेड बाय द मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था उससे इसका कंक्लूजन होना था। तो कल वो मैच हुआ भी और बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन वगैरह बहुत फायर पावर दिखाएंगे अपनी, बट दैट डिड नॉट हैपन। चला कौन? संजू सैमसन। उसकी बेचारे की जो जगह थी वही परमानेंट नहीं थी टीम में। तो खैर उसने एक छोर संभाले रखा और मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए। बीच बीच में थोड़े शॉट भी खेलते रहे, रन जो रिक्वायर्ड रेट था वो कंट्रोल में रखा, बहुत ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया। बाकी के खिलाड़ी बैटिंग ऑर्डर चले नहीं। तो यू विल बी अमेज्ड टू सी, या आप अगर सोचें जो न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज़ चल रही थी, 250, 200, 250, इवन 300 रनों की बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप में 300 रन बनेंगे, जिस तरह की फॉर्म चल रही थी या जिस तरह से न्यूजीलैंड के बॉलर्स को वो मार रहे थे। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये बातें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। अब 300 की बातें नहीं हो रही हैं, यही हो रही है कि मैच जीत जाएं। अभिषेक शर्मा का एक जो पिछले मैच में उन्होंने ज़रूर 50 रन बनाए थे, लेकिन जो उनका फ्लो है वो अभी जाता दिख रहा है। अभी वो उस फ्लो के कंट्रोल में नहीं है, अभी उनको दिक्कतें हैं। तो लेट्स सी वो एंड होप कि अब वो आगे जब तक का फाइनल आए, सेमीफाइनल आए, उनमें अच्छा से प्रदर्शन करे, अपने दिमागों से इस बात को निकाले या इस प्रेशर को लाई डाउन करें। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अब देखिए कौन जीता है वर्ल्ड कप, यहीं पे रहती है ट्रॉफी या बाहर जाती है। इट विल बी ए थिंग टू वॉच। तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट द डेस्टिनी डिसाइड हु इज़ गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। दोस्तों आप ये हमने बात करी हेल्थ की, फिटनेस की, हमने बात करी कल के मैच की। अब हम बात करने जा रहे हैं अब जो त्यौहार आने वाला है, रंगों का त्यौहार, कलरफुल फेस्टिवल होली विच इज़ अप्रोचिंग नियर द कॉर्नर। कल या 4 तारीख को होली है। आप सभी लोगों से कल भी मैंने बात की थी जैसे कि जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं उनका यूज़ करें, जो अडल्टरेशन चल रहा है उससे सावधान रहें और रंगों के साथ सावधानी के साथ खेलें। दोस्तों एक चीज़ और है, कल मैं वीडियोस कुछ देख रहा था ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, तो जो लोग विदेशी लोग हैं वो आए हैं हमारे देश में किसी फंक्शन को लेके या किसी त्यौहार की क्यूरोसिटी में आए हैं, होली सेलिब्रेट करनी है, हमारे देश का कल्चर देखना है, तो वो इस तरह की जगहों पे गए हैं और उनके साथ मैंने देखा काफ़ी बदतमीजी हो रही है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने होली के त्यौहार को केवल नशेबाजों का त्यौहार बनाने की एक तरह से सौगंध ले ली है, तो उनको और बाकी के जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको समझना चाहिए कि इस तरह के लोगों को रोकना चाहिए। होली के दिन ऑलरेडी ड्राई डे तो हो जाता है, लेकिन उसके पहले ही लोग इंतज़ाम कर लेते हैं। तो होली जो एक बहुत ही वाइब्रेंट त्यौहार है, आप देखिए जो स्पेन वगैरह में जो टमाटरों वाला वो त्यौहार होता है, मुझे नहीं याद आता है, किसी मूवी या देखा है आपने, सुना होगा, उसका काफ़ी नाम है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो वहाँ पे देखिए कितना वाइब्रेंट तरीके से वो खेलते हैं, अपना जो त्यौहार है उसको मनाते हैं। बट देन इंडिया में उसी वाइब्रेंसी को ब्रेक लग जाती है व्हेन पीपल लाइक दीज, जो लोग हैं जो इस त्यौहार को विकृत मानसिकता के साथ विकृत बनाने में लगे रहते हैं, वो खेलते हैं। अरे आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आप अपने घर में खाइए भाई, बिहेवियर तो सही रखिए। अब विदेशी लोग, जो विदेशी लड़कियां थी खास करके, वो कलर्स प्ले कर रही थी, दे वर इनअप्रोप्रिएटली applying colors on their body and touching them the places, I mean the inappropriate places. So इस तरह का जो behavior है वो क्या अपने साथ मैसेज लेके जाएंगे?
what is the message they are going to take with themselves when they are going away from the India or they are flying back to their home countries. आप जब किसी विदेशी लोकेशन पे घूमने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका वो स्वर्णिम दौरा रहे, आपको वो याद रहे, उसकी मेमोरीज़ इतनी अच्छी हों तो वो आपको अच्छा लगे। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने ऐसा जो बिहेवियर कर देते हैं, आपको पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये छोटा सा एटिकेट या छोटी सी बात इस तरह से लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। ठीक है, और वो उस तरह के बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन वो जो कुछ भी हैं वो बहुत सारे लोगों का एक इम्प्रेशन ख़राब कर देती है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटे से तालाब में या एक बड़े तालाब में एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो वो उसी तरह के सीन, चाहे वो 2-4 लोग होंगे 100 में 1000 में, लेकिन उसका जो रेसिप्रोकेट होता है, जो इस तरह की चीज़ें जो फैलती हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और जो खास करके लोग अपने साथ इम्प्रेशन लेके जाएंगे, इट विल बी ए वेरी बैड इम्प्रेशन। तो गाइज़, अगर आप अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखें, ज़रूर आवाज़ उठाएं, स्टॉप देम, और इवन इफ़ यू हैव टू कॉल समवन इन द अथॉरिटी तो उनको भी बुलाइए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आज का जो लाइव था इसको अब एंड करने का समय आ गया है। आज हमने बातें की हेल्थ, फिटनेस, ग्लोबल न्यूज़ और लोकल न्यूज़, बाकी सारी चीज़ें जो भारत में चल रही हैं। अब कुछ चीज़ें चल रही हैं भारत में, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है। तो वर्ल्ड कप के बाद जो बाकी की चीज़ें आएंगी तो उसके बारे में ज़रूर हम बातें करेंगे। दोस्तों, रोड का सन्नाटा बता रहा है कि होली आने वाली है, तो होली का इंतज़ार कीजिए और होली को ठीक ढंग से मनाइए आप सभी अपने और अपने परिवारजनों के साथ। तो दोस्तों, आज के इस लाइव को यहीं पे समाप्त करने का समय आ चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव को देखिए, चैनल पे लाइव को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस लाइव को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे आप बाकी के जो व्लॉग्स हैं आप उनको देखिए, और ये भी बताइए कि आपको और कौन कौन सी जगह के व्लॉग देखने हैं। आपके जो आइडियाज़ हैं वो मुझे आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे एज ऑफ नाउ कि आप अपने बातों को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम टुडे। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए व्लॉग में, नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।